हेलो बच्चों, और एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसकी काफ़ी प्रॉब्लम मिलती हैं, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ी हुई बातें बताना चाहता हूं मैं, और वो है ड्रैगो रूल। मेरे ख्याल में नाम सुना होगा अपन ने, और इस पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं और जब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं तो पीछे रेफरेंस ड्रैगो रूल का दिया होता है। इसलिए मुझे ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स मैं तुरंत सॉल्व कर सकूँ। मैं कुछ प्रॉब्लम के थ्रू इसकी बात करना चाहता हूँ। मेरा एक पुराना वीडियो हाइब्रिडाइजेशन पे आपने देखा होगा, हाइब्रिडाइजेशन में मैंने वीडियो दिया था और उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने की मैंने ट्रिक्स बताई थी। उसी से मैं स्टार्ट करते हुए काम स्टार्ट कर रहा हूँ, और समझें प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो रही है। सीखना बच्चों, मुझे अमोनिया मिला और मुझे वाटर मिला और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा, तो याद करो अपन ने कहा था लोन पेयर को भी अपन एक बॉन्ड कंसिडर करते हुए आंसर निकालते हैं। और मेरे 3 और 1 4 बॉन्ड हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ऐसे ही यहाँ 2 और 2 4 बॉन्ड हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बिल्कुल है, लेकिन पता है अब क्या हुआ? मुझे pH3 मिला, मान लो फास्फोरस पे लोन पेयर है। मुझे H2S मिला, सल्फर पे 2 लोन पेयर हैं। मुझे PF3 मिल गया, फास्फोरस पे एक लोन पेयर है। मान लो मुझे SF2 मिल गया, सल्फर पे 2 लोन पेयर हैं। ऐसे और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। पॉइंट क्या है? अब मान लीजिए मुझे फॉस्फीन में, मतलब pH3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। नो डाउट मैं उस तरीके से काम करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो 3 और 1 4 बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड का मतलब sp3। ऐसे ही यहाँ 4 बॉन्ड है, मतलब मेरा आंसर sp3। लेकिन बच्चों पॉइंट ये है कि इन मॉलिक्यूल्स में नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब यहाँ कोई सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। अक्सर बच्चा pH3 में फास्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइजेशन बता देता, जो कि गलत है। ध्यान रहे, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। उसी तरह की बात करता हूँ, ऐसा ही मॉलिक्यूल मैंने यहाँ लिया है, 3 और 1 4 बॉन्ड, बिल्कुल sp3, और 2 और 2 4 बॉन्ड sp3। यहाँ वाकई में sp3 है बच्चों, यहाँ है। तो आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? मैं कब बताऊं हाइब्रिडाइजेशन और कब मैं कहूं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं यही प्रॉब्लम है, यही ड्रैगो रूल है। मतलब हमें हाइब्रिडाइजेशन की कब आवश्यकता नहीं पड़ती, कब हम बोलेंगे नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जबरदस्त बात स्टार्ट हो रही है, ढंग से सीखना बच्चों। मैं ड्रैगो रूल की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे, साइंटिस्ट का नाम है। मैं ड्रैगो रूल की बात कर रहा हूं बच्चों, और क्या होता है समझना, क्योंकि मुझसे इसका स्टेटमेंट नहीं पूछने वाला है। हम हालांकि अपन बात करेंगे स्टेटमेंट पे, मुझे प्रॉब्लम मिलेगी, ऐसी ही मिलेगी, और मुझे आंसर पूछा जाएगा, मुझे बताना आना चाहिए। तो ड्रैगो रूल कब अप्लीकेबल होगा, कब अप्लाई करना है, उसकी कंडीशन सुन लें। एक तो ये केवल और केवल मुझे 15 और 16 ग्रुप जो है ना मेरा, उनमें लगाना है, और उनमें भी हमेशा नहीं। 15 और 16 ग्रुप में भी कब लगाना है? थर्ड पीरियड उससे नीचे वाले एलिमेंट्स पर, थर्ड पीरियड उसके नीचे वाले एलिमेंट्स पर। तो थर्ड पीरियड का ये भी तो था, ये भी तो था, यहां तो नहीं लगाया। कंडीशंस एक ही नहीं है, ध्यान रहे। कंडीशंस बोला है, कंडीशन नहीं बोला है। पहली शर्त मैंने बोल दी कि मेरा सेंट्रल एटम बिलोंग करना चाहिए किससे? 15 16 ग्रुप से, पी ब्लॉक के। और उसमें भी कंडीशन है कि वो सेकंड पीरियड का नहीं, थर्ड या उससे बिलो पीरियड वाला होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी होना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे काम की है वो कि जो टर्मिनल एटम है ना बच्चों मेरा, मतलब सेंट्रल एटम पे जुड़ा हुआ एटम होता है, उसको मैं टर्मिनल एटम बोलता हूं, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ना, ये बहुत काम का पॉइंट है। टर्मिनल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 या इससे कम होनी चाहिए। 2.5 या बिलो 2.5 है तो ये रूल आएगा। अब आप देखो कि सेंट्रल एटम मेरा 15th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड का है। टर्मिनल एटम कौन है बच्चों? हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपन 2.1 बोलते हैं। और मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 या इससे कम होनी चाहिए, मतलब मेरी सारी कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो रही है। ऐसे ही यहाँ फुलफिल हो रही है, लेकिन देखो यहाँ फुलफिल नहीं हो रही। ये मेरा सेंट्रल एटम 15th ग्रुप का, थर्ड पीरियड का, लेकिन टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सबसे हाईएस्ट बताते हैं, 4 बताते हैं, नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ नहीं आएगा। तो कंडीशंस मैंने बता दी हैं, इनको हमेशा दिमाग में रखें। और जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो उस समय जो सेंट्रल एटम होगा ना बच्चों मेरा, उसमें लोन पेयर वाले ऑर्बिटल
या मैं ऐसा बोल दूं लॉन पेयर वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या मुझे ऐसा बोल देना चाहिए कि सेंट्रल एटम का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, और जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं जैसे pH3 में जो 3 बॉन्ड बने हैं, इन बॉन्ड्स में प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब इन ऑर्बिटल्स में s का कंट्रीब्यूशन बहुत ही रेयर हो जाता है, s करेक्टर बहुत ही रेयर हो जाते हैं, ध्यान रहे। तो ऐसा बोला जाता है कि इनमें प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मैं इस फॉर्मूले के लिए बारे में बात करूंगा। तो अब मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको सिखाना चाहता हूं। ड्रैगो रूल की बात मैंने बोल दी है बच्चों, सारी कंडीशंस बोल दी हैं, और जब तीनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही होंगी तो ध्यान रखना सेंट्रल एटम का कोई हाइब्रिडाइजेशन मत बताना, और बॉन्ड में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, प्योर p ऑर्बिटल्स। अब मैं प्रॉब्लम जनरेट करता हूं, दो तरह की प्रॉब्लम, एक तो बॉन्ड एंगल की और एक बेसिक नेचर की। ढंग से समझना, पहले मैं बेसिक नेचर पे आता हूं। तो अपन ने लुईस बेस की बात कर रखी है बच्चों, और हम कहते हैं लॉन पेयर जो डोनर होता है ना, वो लुईस बेस है। फिर हम कहते हैं लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं, और हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर देने वाला बेस है और इजीली देने वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। और इजीली कौन देगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो यूनिवर्सली का है। क्लियर हो गया होगा। अब जो प्रॉब्लम आती है, ये बात अपनी एनसीईआरटी 12th की बुक में 15 ग्रुप में भी क्वेश्चन की फॉर्म में है बच्चों। मुझे अमोनिया, मुझे फॉस्फीन, मुझे आर्सीन, मुझे SbS3 और मुझे BI, ये लीजिए, मुझे ये कुछ बेस मिल गए, और पता क्या पूछता है वो, कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो नो डाउट मैंने एक ही ग्रुप के मेंबर लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये लो बिस्मथिन भी लिख देता हूं, ये लो BiS3, और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ पूछी गई। मुझे पता है सब में सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर है बच्चों, और मुझे ये भी पता है कि एक ही ग्रुप के मेंबर है। हमने पढ़ रखा है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। जब En डिक्रीज हो रहा है तो नो डाउट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, En डिक्रीज हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन हम पाते हैं आंसर होना तो ये चाहिए था, लेकिन ये गलत है। ध्यान रहे, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। अमोनिया इन सभी में या अपने इस ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बन गई। तो ये क्या बात हुई, रिलेशन यहां अप्लाई नहीं हो रहा। ध्यान रहे, इसका कॉज कौन है, ड्रैगो रूल। पता है क्या हुआ, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है बच्चों। ये जो लॉन पेयर है ये sp3 एविड ऑर्बिटल में है, ये लॉन पेयर sp3 एविड ऑर्बिटल में है। इन तीनों में या इन चारों में हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। तो पता है ये लॉन पेयर कहां है, s ऑर्बिटल में है। इस लॉन पेयर वाले ऑर्बिटल में s करेक्टर बहुत ज्यादा है। s करेक्टर ज्यादा है तो स्वाभाविक है En ज्यादा है, या वो इलेक्ट्रॉन में ऐसा बोल दूं, आप कहेंगे En तो ज्यादा कैसे होगी, En तो नाइट्रोजन की ज्यादा है, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब s करेक्टर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास हैं, न्यूक्लियस से टाइडली फील्ड हैं, देयरफॉर इनका डोनेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गई। इसीलिए जब अपन कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं ना बच्चों, वहां अपन अमोनिया को एज ए लिगेंड यूज लेते हैं। न जाने कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं कोऑर्डिनेशन के जिसमें अमोनिया एज ए लिगेंड यूज होती है, लेकिन कहीं भी अपन pH3 को या आर्सीन को या बिस्मथीन को या एस्टिबीन को अपन एज ए लुईस बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं लेते। कारण पकड़ में आ गया हो, कारण है ड्रैगो रूल। मैंने एक बात बोली है, अभी अभी बोली है कि आखिर ऐसा क्यों, मैंने लॉजिक दिया है कि इन सब के लॉन पेयर कहाँ हैं, s ऑर्बिटल पे, और इन ऑर्बिटल में s करेक्टर बहुत ज्यादा है। तो फिर ये न्यूक्लियस से टाइडली फील्डिंग, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, तो फिर इनका डोनेशन उतना ही मुश्किल हो गया है। मेरी ये प्रॉब्लम समझ में आ गई हो बच्चों। जबरदस्त पॉइंट था, अमोनिया अपने ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। देखना समझना, जब मैं अमोनिया को HCl से रिएक्ट कराता हूं, डाइल्यूट HCl से, इमीडिएटली NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, PH3 की रिएक्शन जब मैं डाइल्यूट HCl से कराता हूं
तो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडीशन में फॉस्फोनियम क्लोराइड फॉर्म नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल से गर्म करने पे बनेगा, या मैं कह दूं कंसंट्रेट लेने पे बनेगा। तो मैं कह सकता हूं नो रिएक्शन, इजीली रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुई रूम टेम्परेचर पर, ध्यान रहे। मैं इसको कंसंट्रेट फॉर्म में लेऊंगा HCl को, तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। इसका भी कारण कौन है बच्चों? ड्रैगो रूल है। तो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया हो। एक एप्लीकेशन पढ़ाई मैंने ड्रैगो रूल की, बेसिक स्ट्रेंथ। दूसरी बात देखो, बॉन्ड एंगल पे न जाने कितनी बार हमें प्रॉब्लम मिलती है, न जाने कितनी बार। मैं बॉन्ड एंगल का वीडियो भी तुम्हारे लिए लेके आऊंगा एक दिन, जिसमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोज एनर्जी, सब बातें हम कंपेयर करेंगे। थोड़ी सी बात मैं ड्रैगो रूल को यूज लेते हुए बॉन्ड एंगल पे बताना चाहता हूं। ये लीजिए, बॉन्ड एंगल की बात आ रही है, और जो मेरा 15th ग्रुप है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, मैंने इन सब के हाइड्राइड लिख दिए बच्चों। और न जाने कितनी बार ये प्रॉब्लम एग्जाम में आई है कि मुझे इन मेंबर्स के बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, जब बॉन्ड एंगल पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, आज फिर बता रहा हूं कि डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में मैं नीचे जा रहा हूं, यदि सेंट्रल एटम तो चेंज होगा, टर्मिनल एटम सेम चल रहा है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो इसमें नई बात क्या हुई? यहां भी ऐसा ही होने वाला है। वाकई में बॉन्ड एंगल यहां भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बच्चों। लेकिन जो जबरदस्त बात है वो अब आ रही है कि इसका बॉन्ड एंगल अपन 106 डिग्री 45 मिनट, कुछ किताबें 107 डिग्री लिखती हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी लिख दिया है। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 93.8 डिग्री है। इसका मैं कह सकता हूं 91.8 डिग्री है। इसका मैं कह दूं 91.3 डिग्री है। मतलब लगभग इन नीचे वालों के बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास आ रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल हैं, लेकिन बिल्कुल 90 डिग्री के पास चले गए हैं। हमसे इसका कारण पूछा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है वाटर, ऑक्सीजन ले लिया मैंने, सल्फर ले लिया, सेलेनियम ले लिया, टेल्यूरियम ले लिया और पोलोनियम ले लिया। मतलब 16th ग्रुप के हाइड्राइड लिख दिए मैंने। इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछता है, नो डाउट डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बिल्कुल है। हमें पता है इसका अपन 104 डिग्री 31 मिनट बॉन्ड एंगल लिखते हैं। इसमें लगभग 92 डिग्री बता दिया जाता है। इसमें लगभग मैं कह दूं 91.8 डिग्री, इसमें 89.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली लिखा है मैंने। और ये फिर मैं बोलूंगा लगभग एंगल 90 डिग्री के पास आ गए हैं, लगभग एंगल 90 डिग्री के पास आ गए। आखिर ऐसा क्यों? कारण है ड्रैगो रूल। मतलब मान लीजिए मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक इनके एलाइड लेता, क्लोराइड लेता, नो डाउट बॉन्ड एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता। लेकिन यहां से पहले से दूसरे मेंबर में जो ह्यूज डिफरेंस आया बॉन्ड एंगल में, उनमें ऐसा नहीं होता। यहां इतना बड़ा गैप फर्स्ट और सेकंड मेंबर के बीच में क्यों आता है, बाद में लगभग वैल्यू सेम सी क्यों चलती है? उसका कारण सुनो। अभी भी मैंने बोला था कि इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ है सेंट्रल एटम का, इसमें भी हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। इसका मतलब फॉस्फीन में फास्फोरस पे जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जिनको अक्सर अपन ऐसे लिख देते हैं, ये तीनों के तीनों बॉन्ड जब बने तो इन तीनों बॉन्ड्स में केवल p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन रहा। और इसका एंगल मैंने 93.8 डिग्री लिखा है, मैं लगभग इसको 94 डिग्री लेके चल पड़ू मान लो। और यदि मैं इन बॉन्ड्स में जो ये pH बॉन्ड है, इनमें एस करेक्टर निकाल लूं, तो एस करेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि cos थीटा जो है हमारा S/S-1 होता है। ये फॉर्मूला फिर बोल दूं बच्चों, बॉन्ड में एस करेक्टर निकालने का बता रहा हूं। यहां मैंने 90 डिग्री का एंगल लिखा है, मैं cos 94 डिग्री लिख रहा हूं, इजिकल टू हो जाएगा S/S-1। cos 94 की वैल्यू होती है -0.069 इजिकल टू S/S-1। और जो इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो ये लगभग 6% के आसपास आएगा। जबरदस्त बात सुनना बच्चों, इस pH बॉन्ड में एस करेक्टर केवल 6% हैं। इस बॉन्ड में एस करेक्टर केवल 6% हैं। मतलब क्या हुआ, इस लॉन पेयर वाले ऑर्बिटल में 94% एस करेक्टर चला गया है। इतना हाई
अमाउंट ऑफ एस करेक्टर होने से मैं बोलूंगा इस इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की एबिलिटी कम हो गई। और मेरी बात समझ में आ गई हो कि ये तीनों बॉन्ड जब बने तो इन तीनों बॉन्ड में एस करेक्टर तो बहुत ही कम है, मतलब पी करेक्टर ज्यादा हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बॉन्ड जब बनते हैं तो प्योर पी ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमें पता है कि तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के अलोंग 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री आ रहा है। ये कारण पकड़ में आ गया हो कि आखिर 15 और 16 ग्रुप में टॉप वाले मेंबर के बाद नीचे की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री क्यों रहता है। आज उसका कारण मिल गया कि एक तो प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और पी ऑर्बिटल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे होते हैं, तो बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री रहा। अब बच्चा कहेगा सर एग्जैक्टली 90 डिग्री क्यों नहीं आया, तो थोड़ा बहुत रिपल्शन तो आएगा ना, लॉन पेयर भी पड़ा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी पड़ा है, उस रिपल्शन से बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री तो नहीं आया लेकिन 90 डिग्री के आसपास आ गया। ड्रैगो रूल समझ में आ गया हो। ध्यान रहे दो चीजें इफेक्ट हुई हैं, बॉन्ड एंगल, बेसिक स्ट्रेंथ, और इस चीज को यूज लेना स्टार्ट करें बच्चों, और क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करें, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, और अपने टारगेट को दिमाग में रखते हुए रोज पढ़ाई करें। रोज एक टारगेट बनाएं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि मुझे सेलेक्ट होना है, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट को सीखना है और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना है। ओके, थैंक यू।